हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ शन माय ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडोलेसेंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज इन हिज एक्सपीरियंसेस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एडोलेसेंस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू से बता दिया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। हालांकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन उससे बाहर और कुछ भी नहीं है। एडोलेसेंस का पूरा उसमें कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग समझेंगे यहां पर कल्चरल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अर्बनाइजेशन क्या होता है और इकोनॉमिक का जो एक्सपीरियंस होता है उसको किस तरीके से एडोलेसेंस के थ्रू से समझा जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जो किशोर अवस्था होती है, उस अवस्था में डिफरेंस कल्चरल किस तरीके से रोल प्ले करता है, कैसे कैसे चीजें एडोलेसेंस को सीखने के लिए मिलता है। और इस टॉपिक पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं, आपके सिलेबस में तो ये होगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक होगा, लेकिन अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो आप इसको पढ़ ले, इस तरीके से पढ़ ले जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस के थ्रू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि एडोलेसेंस के बारे में पूछ लिया, कुछ टाइम ये हो गया कि एडोलेसेंस को कल्चर से कोरिलेट करके पूछ लिया, कुछ टाइम ऐसे होता है कि क्या कहते हैं कि अर्बनाइजेशन के थ्रू से पूछ लिया। तो ये इसीलिए मैंने यहां पर आपको फ्रेम करके दिया है कि आप इसको भी सीख लें, ताकि क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी आए तो आप इफेक्टिव तरीके से इसका आंसर कर सकें। हम लोग डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस के बाद में कल्चरल डिफरेंस को, है ना। देखते हैं हम लोग क्या है हमारा पहला टॉपिक। यहां पर जो टॉपिक है कल्चरल डिफरेंसेस एंड एडोलेसेंस, यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नता एवं किशोर अवस्था एवं किशोर। सांस्कृतिक विभिन्नता को हम लोग समझेंगे यहां पे। देखिए, इसको समझने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आप किस तरीके से लिखोगे। एडोलेसेंस तो आपने समझ लिया, किशोर अवस्था तो समझ लिया। अब ये किशोर अवस्था अपने अलग अलग संस्कृति, अब अपने अलग अलग रिलीजियस में किस तरीके से डेवलप करता है उसको हम समझेंगे। देखिए, हमारे इंडिया में चार बड़े जो है संस्कृति है, चार बड़े रिलीजियस है ना। उसी के अकॉर्डिंग इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी बनेगा। देखिए, सबसे पहले आता है आपका हिंदू कल्चर। पर क्या आता है आपका हिंदू कल्चर, यानी कि हिंदू संस्कृति बोलेंगे, इसे हिंदू संस्कृति बोलेंगे। तो हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं एडोलेसेंस में क्या सीखने के लिए मिलता है, तो हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका जो होली बुकें होती है। तो हिंदू संस्कृति में कौन कौन सी बुकें पढ़ी जाती है? हिंदू संस्कृति में जो है आपका है रामायण पढ़ी जाती है, गीता पढ़ा जाता है, महाभारत होता है ना। उसके बाद अगर वेदों की बात करें तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब वेदों की जो है क्या करते हैं, रिसाइटिंग किया जाता है, इनको पढ़ा जाता है। तो ये चीजें एडोलेसेंस में भी देखने के लिए मिलता है कि वो जिस रिलीजियस में है वही रिलीजियस की चीजें वो भी फॉलो करता है। उसके अलावा अगर देखें हम तो देवी देवताओं में इनके यहाँ पर बहुत सारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, लेकिन देवी देवताओं में लोगों के बीच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है कि इनके आपस में परिवारों में भी हिंदू संस्कृति के परिवारों में भी अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। सपोज दैट पापा जी अगर भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं तो मम्मा जी जो है भगवान राम को पूज रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कि हनुमान जी को पूज रहे हैं, कोई शिव जी को पूज रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं वो भी इसी तरीके से है, किसी भगवान को पूजते हैं, इसी तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसका प्रभाव जो है इस संस्कृति का जो है, जिस संस्कृति में एडोलेसेंस बच्चा रहेगा उसी संस्कृति का उसमें प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। अगर जात पात की बात करें तो जात पात में भी बहुत कट्टरपंथी होती है। किस तरीके से होती है कि ये क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में अपने जात के क्या कहते हैं कि बेटियों को दूसरे जात में नहीं देना चाहते हैं, अपना रिलेशन किसी नीचे जात से नहीं रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर उसकी बात करें, अगर आप क्या कहते हैं जात पात की बात करें तो इसमें कट्टरपंथी, रूढ़िवादिता पाई जाती है। और इसलिए से पाई जाती है कि रिलेशन दूसरों से नहीं लगाना चाहते हैं, ये आपस में अपने जो कास्ट के होते हैं उनमें करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो है इनके जो धार्मिक क्या कहते हैं कि फेस्टिवल है, होली हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, है ना, इस तरीके से फेस्टिवल ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आया। तो ये हिंदू संस्कृति में क्या क्या होता है, जो चीजें होती है वही चीज जो है, जितनी चीजें हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं, एजुकेशन बहुत सीखने की बात करते हैं, हर तरह की एजुकेशन लेने की बात करते हैं। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें हिंदू संस्कृति में होती है उसी तरीके से अगर बच्चा जो है हिंदू संस्कृति का होगा तो एडोलेसेंस के एज में हिंदू संस्कृति का उसके अंदर भी प्रभाव आएगा। उसके बाद आता है आपका मुस्लिम कल्चर, यानी कि मुस्लिम संस्कृति। मुस्लिम संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इनके रिलीजियस की
की रिलीजियस की जो सबसे बड़ी किताबों की बात करें, जो पहले किताबें थी वो तौरात, इंजील, जबूर ये किताबें थी पहले। अभी की जो सबसे बड़ी किताब है वो कुरान शरीफ माना जाता है। उसी कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं और बुखारी शरीफ हदीस मानी जाती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लास्ट प्रॉफिट माने जाते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो है अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं ज्यादा। तो इनकी संस्कृति में सबसे बड़ी जो किताब होती है वो कुरान शरीफ होता है। इनके यहाँ पर मुस्लिम में जो है क्या कहते हैं कि सबसे नमाज को, 5 वक्त की नमाज को बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। अपने आप को बहुत क्लीन रखने की क्या कहते हैं कि धार्मिक तरीके से ये लोग बात करते हैं। उसके अलावा आप क्या इसमें क्या होता है, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ये दीन यानी कि दुनिया के एजुकेशन को बहुत कम प्रेफर करते हैं। ये उस दुनिया की यानी कि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये कहते हैं कि दीनी तालीम सीखना, इसको क्या बोलते हैं, दीनी तालीम सीखना, दुनिया की एजुकेशन नहीं जो दुनिया में इधर ही रह जाएगी। ये कहते हैं कि नहीं, दीनी तालीम यानी कि जो उस दुनिया में हमें जो अच्छा कर्म का अच्छा बदला देगा वो उस एजुकेशन को ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं। उसके अलावा इन क्या कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति में क्या होता है कि लड़कियों को जो है ना बुर्का का जो है बहुत ज्यादा ये पाबंद रखा जाता है कि कहीं अगर आप बाहर जाएंगी तो बुर्का पहन के जाएंगी, अगर कहीं बाहर से आएंगी तो बुर्का आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से क्या देखने के लिए मिलता है मुस्लिम संस्कृति में। और जो एजुकेशन है वो यहाँ के हिसाब से वो नहीं सीखते हैं, बल्कि उस दुनिया के हिसाब से ये लोग स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो ये था आपका क्या कहते हैं मुस्लिम संस्कृति। उसके बाद होता है आपका सिख कल्चर यानी कि सिख संस्कृति। सिख संस्कृति के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि इनके जो होते हैं बहुत सारे गुरु हुआ करते थे, है ना, जैसे कि क्या कहते हैं गुरु गोविंद जो हो गए, है ना, गुरु जी हो गए। तो इनके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लोग अपनी एजुकेशन कैसे सीखते हैं, ये लोग गुरुद्वारा में भेजे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे जो है गुरुकुल बने होते हैं, गुरुद्वारा बने होते हैं, जहां पर इनको बच्चों को भेजा जाता है। ये लोग जो है अपने ऊपर किरपान पहनते हैं और ये ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये पंजाबी या फिर सिंधी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर इनको काम करना होता है तो ये गुरुद्वारा में जाकर के अपना मत्था सबसे पहले जो है टेकते हैं। तो ये इनके एजुकेशन होती है, ये इनका एक संस्कृति होता है। तो इस संस्कृति के जो एडोलेसेंस बच्चे होते हैं ऑब्वियसली जिस तरीके से अपनी संस्कृति को देखेंगे वही चीज ये भी फॉलो करते हैं। उसके बाद होता है आपका क्रिश्चियन कल्चर यानी कि ईसाई संस्कृति। इनका जो गॉड होता है ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं अपना गॉड, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं कि इनका यहाँ पर चर्च बना होता है। चर्च मतलब इस जैसे कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद बनी होती है। हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में आपके मंदिर बने होते हैं। तो मुस्लिम धर्म में जो है एजुकेशन के लिए मदरसा जाते हैं, मकतब जाते हैं पढ़ने के लिए। इनके यहाँ पर जो है क्या गुरुद्वारा जाते हैं पढ़ने के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चर्च की बात यहाँ पर देखेंगे, आप ईसाई धर्म में, तो ईसाई में जो है बच्चे जो है चर्च जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर पादरी लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं। और इनकी जो भाषा होती है, ये भाषा कौन से प्रेफर करते हैं, ये इंग्लिश भाषाओं में ज्यादातर बोलने की बात करते हैं। अगर मैं क्या कहते हैं कि इनके परसेंटेज की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, तो 2,40,00,000 तक ये लोग माने जाते हैं यहाँ पर इंडिया में अगर मैं बात करूं। उसके अलावा 33% पूरी जो जनसंख्या है अपने इंडिया की 33% ये लोग माने जाते हैं। और कहां पर ज्यादातर है, ये लोग है केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ये लोग माना जाता है। और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का जो वजूद होता है, उत्पन्न होता है, वो किस तरीके किनसे होता है, वो सेंट थॉमस नाम से क्या कहते हैं कि एक थे मैसेंजर, उनसे ही इनकी शुरुआत होती है। तो उनसे शुरुआत होती है और इस तरीके से हम जो है चारों कल्चर समझ जाते हैं। तो चारों कल्चर को समझने के बाद में हम ये देखते हैं कि किस कल्चर में एडोलेसेंस का कौन सा रोल होता है। तो ऑब्वियसली जिस कल्चर में एडोलेसेंस पैदा होगा उसी कल्चर में वो उसके अंदर भी वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग समझेंगे इसमें जो दूसरा पॉइंट है। देखिए यहां जो है आपका पॉइंट इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज। उससे पहले ये देख सकते हैं आप इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, यानी कि कौन क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है किसका, अर्बनाइजेशन का यानी कि नगरीकरण का क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है किस पर, बच्चे पर और एडोलेसेंस पर यानी कि बाल्य अवस्था पर, और उसके बाद किशोर अवस्था पर क्या क्या अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो आप समझ लो इस 3 पॉइंट को समझो। एक होता है अर्बन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नगरी, और एक होता है रूरल जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण, है ना, ग्रामीण। नगरी को हम शहरी बोल सकते हैं इजी वर्ड में, और ग्रामीण को हम क्या देहात बोल सकते हैं। और एक वर्ड होता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, ठीक है ना। ये 3 वर्ड आपने समझा, ये 3 वर्ड समझा। अब ये समझिए आपके सिलेबस में जो है अर्बनाइजेशन जो वर्ड है, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते
बोलते हैं, यानी कि नगरीकरण बोलते हैं। समझ में आया? और ये जो है ना, ये जो नगरीकरण का क्या कहते हैं कि क्षेत्रीकरण जो होता है, बदलाव जो होता है, यानी कि आपका जो है देहाती क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र बनता है ना, इसी के प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नगरीकरण बोलते हैं। अब अगर हम ये चीज देखेंगे ना, तो सिर्फ नगरीकरण में ये बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में ये बदलाव देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से? अगर जो है देहाती क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पर भी क्या कहते हैं कि प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, व्यक्ति का विचार जो होता है ना, विचारधारा, वो भी बदल जाती है। आपसी का जो संबंध होता है ना, देहाती क्षेत्र से क्या कहते हैं कि आपका शहरी क्षेत्र बनने में सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि क्षेत्रों का बदलाव नहीं होता है, बल्कि जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर बदलाव होता है। कौन कौन से पहलुओं पर बदलाव होता है? जैसे कि व्यक्ति का, जैसे कि मैंने बताया आपको कि व्यक्ति का जो विचारधारा है ना, वो भी बदल जाता है। आपस का जो संबंध है ना, वो भी बदल जाता है। कामकाज करने का जो तरीका है, वो भी बदल जाता है। और जो पूरे लोगों का विचार है, वो भी एक दूसरे से क्या होने लगता है? कन्वर्ट होने लगता है। और व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर जो होता है, वो भी जो है बदल जाता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। सामाजिक मान्यताओं में मौलिक परिवर्तन भी देखने के लिए मिलता है। तो क्या समझ में आया? जब देहाती से शहरी क्षेत्र बनता है, तो जीवन के बहुत सारे पहलुओं में यह बदलाव देखने के लिए मिलता है। इतना समझ में आया अर्बनाइजेशन क्या होता है? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये समझिए कि अर्बनाइजेशन क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ और इसकी कैसे जरूरत पड़ी, इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए खाली। देखिए, ये बात तब की है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था उस टाइम में, आपने सुना होगा सोशियोलॉजिस्ट को, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, एमएल दरखाइन हो गया। इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी थ्योरी चलाई। बहुत बड़ी थ्योरी क्या चलाई? ये कि अभी जो है क्या कहते हैं, जिनके पास जमीन है, जमीन लोग जो है क्या कर रहे हैं, जमीनी लोग जो है वो किस पर जुल्म कर रहे हैं? वो बहुत ज्यादा अत्याचार किस पे कर रहे हैं? किसानों पर कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास नहीं है, मजदूरों पर कर रहे हैं। तो इन्होंने 18th सेंचुरी में यूरोप में, अमेरिका में एक बहुत बड़ा तहलका मच गया और इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो देहात है वो शहरों में कन्वर्ट होना चाहिए। उसके बाद कैपिटलिज्म का एक थ्योरी आता है, उसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का थ्योरी आता है, जिसे औद्योगिकरण बोलते हैं। तो ये 18th सेंचुरी में ये जो है यूरोप में, अमेरिका में ये देखने के लिए मिलता है। और वहां पर क्या होता है कि सारे मजदूर लोग खड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें भी क्या कहते हैं शहरी क्षेत्रों में रहना है, हमें भी क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग में हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि कैपिटलिज्म की शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है आ जाती है, बड़े बड़े घर आ जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाती है ना। यानी कि पेड़ पौधों को काटा जाता है, जो तालाब है, जो नदियां हैं, उसको भर दिया जाता है। यानी कि पूरी तरीके से जितने भी देहाती क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनको अर्बन एरियाज में डेवलप करने की बात की जाने लग जाती है। तो ये जब डेवलप होता है ना, देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जब डेवलप होता है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा, कैपिटलिज्म भी आएगा। तो इसके बिहाफ पर बहुत सारे प्रभाव होता है। जैसे मैंने बताया ना, लोगों का जो संबंध था उसमें भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इंडियन सोशलाइजेशन स्टेटस की बात करें तो सोशलाइजेशन बहुत तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इंसानों को मशीन की तरह से काम करना शुरू कर देता है। उन सारी चीजों को समझेंगे। पहले तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से कि क्या क्या होता है और कैसी कैसी विचारधाराएं इसमें बदल जाती है। ये चीज आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। और यहां पर इंडिया में इसकी, यूरोप में, अमेरिका में कब इसकी 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इंडिया में जो है इसका प्रभाव 20th सेंचुरी में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वो किस तरीके से होता है? बड़े बड़े जो राइटर है, जैसे कि प्रेमचंद हो गए, उन्होंने गोदान लिखा, कफन लिखा, बड़ी बड़ी किताबें लिखा। उसके बाद में यहां भी ये चीज जो है बदलाव शुरू हुआ। और आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है ना, वो पूरा का पूरा रूरल पे डेवलप था, लेकिन अभी आप देखोगे ना, तो अभी जो है 50% से ऊपर ज्यादा हमारा जो है अर्बनाइजेशन हो चुका है इंडिया का। तो यहां भी इसका प्रभाव पड़ा और यहां भी ये चीजें देखने के लिए मिला। तो आई होप कि ये अर्बनाइजेशन आपको समझ में आया होगा। अर्बनाइजेशन आपने ये समझ लिया होगा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। अब आप समझिए इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज इन देयर एक्सपीरियंस, यानी कि उनके अनुभव में नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि जब नगरीकरण आया, जब यह प्रभाव पड़ा यहां पर, तो आर्थिक जो है, यानी कि इकोनॉमिकली यहां पर किस तरीके से चेंजिंग हुई, उस चेंजिंग को आप समझिए। देखिए, पहला जो है आप देख सकते हो कैसे कैसे चेंजिंग हुई। देखिए, इफेक्ट ऑफ स्लम एरियाज, यानी कि जो स्लम एरियाज क्या होता है, यानी कि गंदी बस्तियों का प्रभाव। जो बहुत सारे जो बस्तियां इस तरीके से थी, क्योंकि बहुत पैसे नहीं थे, तो लोग जो है ऐसे ही कूड़े कबाड़े में जिया करते थे। स्लम एरियाज आपने देखा होगा, स्लम मिलीनियर वाला, है ना।
तो उसमें दिखाया गया है कि ऐसे एरियाज थे, इफेक्ट ऑफ स्लम एरियाज, ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन जब शुरू हुआ तो जो स्लम एरियाज थे, जहां पर कूड़े कबाड़े पड़े रहते थे, जहां पर बहुत गंदगी मची रहती थी, लोग जो है वहीं पर रहने के लिए परेशान थे, जिसके बिहाफ पर उन लोगों को क्या होता था, तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी, तरह तरह की जो है नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसके बिहाफ पर इसका कुछ फायदा भी हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन का कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि क्या कहते हैं कि कुछ फैक्ट्रियां आई, हमें सहूलतें मिली, हमें हेल्प मिला बहुत सारी का, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ कि हमारी जो क्या कहते हैं कि रिलेशन था वो सारा चीज हमसे टूट गया, है ना, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर, वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या देखा जाता है? स्लम एरियाज। जो स्लम एरियाज था यानी कि बहुत गंदगी वाली जगह थी, लोग वहीं पर रहते थे और रहने के बिहाफ पर उनके अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी और वो लोग बहुत परेशान रहते थे इससे। दूसरा इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलता है? इफेक्ट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी कि अतिरिक्त इच्छाओं का प्रभाव। ये देखा, ये अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब ये होता है कि जो लोग जो है आर्थिक लेवल पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पिछड़े हुए थे, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं था, निर्धन जो परिवार थे, निर्धन परिवारों को क्या कहते हैं कि बहुत दिक्कत होती थी इसमें, और ये जो है अनफुलफिल अपने डिजायर्स को फिलअप नहीं कर पाते थे। यही वजह है कि ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। यही वजह है कि ये लोग क्या समझते थे कि चलो के काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन में हम लोग काम करेंगे, काम के बिहाफ पर दो रोटी मिलेगी। इसके बिहाफ पर जो है नुकसान ये होता था, इफेक्ट ये पड़ता था कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, बच्चों को अच्छे से क्या कहते हैं कि एजुकेशन नहीं दे पाते थे। तो ये नुकसान देखने के लिए मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। वो चाहते थे कि दो वक्त की रोटी मिल जाए किसी तरीके से, वही बहुत है, तो वो उसी काम में लगा देते थे। अपने बच्चों को भी लगा दिया, खुद भी काम कर रही है, बीवी भी, है ना, हस्बैंड भी। तो ये नुकसान बहुत, ये इफेक्ट बहुत हुआ हमारे क्या कहते हैं कि सोसाइटी में, क्या कहते हैं कि अनफुलफिल्ड डिजायर वाले जो लोग थे, वो जो जिनके पास पैसे नहीं थे, वो पढ़ा नहीं पाते थे, अपनी दवाइयों के पैसे नहीं निकाल पाते थे, अपने बच्चों को जो है क्या कहते हैं कि खान पान के लिए पैसे नहीं निकाल पाते थे। जिसके बिहाफ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि उनकी जो कृषि व्यवस्था थी, यानी कि जो फार्मिंग की जो व्यवस्था थी, वो कहां चला गया? फैक्ट्री में चला गया, और वो अपनी मर्जी से उसकी कीमत देते थे। तो ये नुकसान देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए मिला था। उसके बाद होता है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी का प्रभाव। ऑब्वियसली औद्योगिक बेरोजगारी का प्रभाव भी यहां पर देखने के लिए मिला। किस तरीके से मिला कि ये हुआ कि सपोज दैट के आपके खेतों को लेकर के उन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री डाल ली, है ना, किसी का भी एसिड का फैक्ट्री, उसके बाद क्या कहते हैं तेजाब का फैक्ट्री डाल लिया, किसी का भी आपके जो है जमीन पर फैक्ट्री डाल लिया, और फैक्ट्री डालने के बिहाफ पर आपसे क्या कहा गया कि हम आपको काम देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने खुद ऐसी मशीनें तैयार कर ली जिसके बिहाफ पर मशीन ही काम कर रहा है, मशीन ही काम करके दे रहा है। उसके बाद जो है इंसानों की वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जैसे कि आज की डेट में हो रहा है। तो मशीनें ज्यादा काम कर रही है, तो इंसान जो है बैठे हुए, इंसानों को पैसे नहीं मिल रहा है। तो इसके बिहाफ पर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि बेरोजगारी इसकी बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। लोग पहले किसान क्या कहते हैं खेती करके पेट भर लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वो खेत भी उनसे छीन लिया गया है औद्योगिकरण के लिए, यानी कि कैपिटलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसके बिहाफ पर ये बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई, और ये भी इफेक्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद होता है आपका इफेक्ट ऑफ इंफेरियोरिटी फॉर लेबर्स। इंफेरियोरिटी का मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं हीनता से देखना, हीनता से देखना। तो यहां पर क्या होने लगा कि क्या कहते हैं कि जो मजदूर लोग हुआ करते थे, वर्कर लोग होते थे, क्या कहते हैं कि लेबर लोग होते थे, उनके प्रति हीनता बहुत बढ़ गई। जैसे कि मजदूर लोग होते थे तो बेचारे खान पान के लिए तो पैसे होता नहीं था, उनका रहन सहन के लिए पैसा नहीं होता है, तो उसके बिहाफ पर जो है ना यहां पर इंफेरियोरिटी देखने के लिए मिलने लगा कि जो मजदूरों से लोग नफरत करने लग गए कि तुम्हारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, तुमको सोसाइटी में जगह नहीं मिलने लग गई, उनको मदरसे में, एजुकेशन में, स्कूल में जगह नहीं मिलने लग गई, क्योंकि सबको पता होता था इनके पास पैसे ही नहीं है, तो ये किस तरीके से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो ये जो क्या इंफेरियोरिटी जो है स्टार्ट शुरू हो गई, मजदूरों से लोग नफरत करने शुरू हो गए। ये भी इफेक्ट पड़ा किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या फिर ये कह लो अर्बनाइजेशन से, ये सारी चीजें इफेक्ट पड़ी। उसके बाद होता है आपका इफेक्ट ऑफ क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन से, अर्बनाइजेशन जब क्या कहते हैं कि आपका देहाती क्षेत्र से जब शहरी क्षेत्र बनेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगा, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे? पेड़ पौधों को काटोगे, नदियों को भर दोगे, तालाबों को भर दोगे। तो ये सारी चीजें जब आप भर दोगे, जो एनवायरमेंटल क्या होगा? पोल्यूशन भले बढ़ेगा, तो ये पोल्यूशन के बिहाफ पर बीमारियां फैलेगी, तो लोग क्या कहते हैं मरेंगे, और जो लोग कमजोर है, जो लोग गरीब है, या क्या कहते हैं निर्धन जो परिवार है, वो तो और भी ज्यादा अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन तो बात की दूर है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बिहाफ पर, यानी कि अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन यानी कि देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्र होने के बिहाफ पर ये सारी चीजें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी फैलने लगा और ये भी इफेक्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद होता है आपका इफेक्ट ऑफ सिनेमा। ऑब्वियसली जब अर्बनाइजेशन होगा, है ना, अर्बनाइजेशन होगा, शहरी क्षेत्र बनेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर हर तरीके से देखने प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके से देखने के लिए प्रभाव पड़ेगा? वो जो है राजनीतिक क्षेत्र से भी देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में भी ये सारे प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर जो है ना ये सारी चीजें बदलाव मिलेगा। तो सपोज दैट कि अगर एक देहात शहर बन रहा है तो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़े बड़े सिनेमा घर होंगे, हीरोज होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होंगी। तो ये चीजें जो होने के बिहाफ पर सिनेमा भी यहां पर प्रभाव पड़ता है। सिनेमा में क्या हुआ कि बच्चे जा रहे हैं वहां पर देखने के लिए, सिनेमा में गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, है ना, एजुकेशन जो है आप समझ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो ये प्रभाव भी हुआ। उसके बाद होता है आपका इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन होने के बिहाफ पर कंप्यूटर भी आ गया आपका। कंप्यूटर ने क्या नुकसान किया, क्या इफेक्ट डाला बच्चों पर? ये बच्चों पर इफेक्ट डाला कि बच्चे लोग जो है अब लिखते नहीं है, उसी पर टाइप करते हुए सीख गए। टाइप करने के बिहाफ पर अपना जो लिखने का जो क्वालिटी था वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं बच्चा जो है किसी चीज को याद कर सकता था, लेकिन कंप्यूटर ने उसको सेव कर लिया, बच्चे को अब उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कंप्यूटर ने भी उसकी बहुत सारी जगह छीन ली, बहुत सारे एजुकेशन को छीन लिया, बहुत सारे क्या कहते हैं कि नॉलेज को, स्किल को छीन लिया। तो ये इफेक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन होने के बिहाफ पर बच्चों की लाइफ में या फिर परिवार की लाइफ में या इंसानों की लाइफ में ये सारे इफेक्ट मिले। और इस तरीके से यार ये सारे इफेक्ट जो है एडोलेसेंस के एज में, चाइल्डहुड के एज में प्रभाव पड़ा। इसके बिहाफ पर जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बिहाफ पर ये सारी जो कमियां है, ये सारी जो खामियां है, ये सारी जो वीकनेस पॉइंट है वो बच्चों में भी देखने के लिए मिला। तो ये था आपका आज का कल्चरल डिफरेंस के बिहाफ पर एडोलेसेंस का क्या रोल होता है, कल्चरल डिफरेंस के बिहाफ पर वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपका जो होता है अर्बनाइजेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, अर्बनाइजेशन किन किन एरियाओं को इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। एग्जाम में ये इसी तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा करके, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपको बता दूं ताकि ये आपके लिए कंपलसरी भी था। तो आप अगर इस तरीके से इसको फ्रेम करके लिखेंगे तो आपका आंसर बाकी लोगों से ज्यादा अफेक्ट होगा, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।